नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी अपन ने जो प्राचीन भारत की सीरीज शुरू की थी उसमें अपन ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज अपन हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस लिए फेमस हुई। तो हड़प्पा सभ्यता है, उसकी विश्व को जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है आपके हिसाब से। तो अभी तक अपन ने जो चीजें सीखी है, जो आज का अपना जीवन है, उस जीवन से अपन देखें तो कौन कौन सी चीजें अपन उस हड़प्पा सभ्यता से कैरी करते हुए आगे आ रहे हैं, उसी को अपन फॉलो करते हैं आज भी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण दो विशेषताएं मानी गई है वो कौन सी है। एक तो मानी गई थी नगर नियोजन। क्या है? नगर नियोजन। और दूसरी मानी गई जल संरक्षण, कि हड़प्पा का जल संरक्षण और नगर नियोजन है वो अद्वितीय था। वैसा कहीं उस वक्त की सभ्यताओं के अंदर नहीं मिलता है। वो उसी समय से था और आज जो अपना वर्तमान जीवन है उसमें अपन उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कहीं प्लॉट खरीदने गए या मकान खरीदने गए, तो आप बिल्डर्स के पास जाते ही सबसे पहली चीजें कौन सी देखते हैं, आप कौन सी चीजें देखना पसंद करते हैं। तो जैसे मान लो आप किसी कॉलोनी में गए प्लॉट खरीदने के लिए, तो आप क्या देखोगे कि भाई अच्छी सड़कें होनी चाहिए, वहां पर सीवरेज की व्यवस्था है या नहीं है, कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीजें देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हैं ना अपन। तो ये सब चीजें एक सुनियोजित नगर को बनाने के लिए या बसावट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो हड़प्पा में कैसे बसाया गया था हड़प्पा का जो नगर था वो। तो हड़प्पा का जो नगर था उसको बसाने का तरीका, सबसे पहली चीज क्या थी कि हड़प्पा के नगरों को दो भागों में बांटा था। कैसे? तो एक तो था पूर्व के अंदर और एक था पश्चिम के अंदर। ये चीज अपन ने पुरातात्विक अवशेषों के अंदर भी पढ़ी थी। कैसे? तो पूर्व में अपन ने उस वक्त क्या बोला था कि पूर्व में कौन सी बस्ती बसी है, तो अपन ने कहा था कि यहाँ पर सामान्य बस्ती थी। कैसी बस्ती है? सामान्य लोगों की। जिसके अंदर अपन देखते हैं कि सामान्य में कौन है, तो कृषक और श्रमिक। जबकि जो पश्चिमी भाग था उसके अंदर कौन बसे हुए थे, तो अपन ने कहा था कि ये प्रशासनिक वर्ग के लोग यहाँ पर निवास कर रहे थे। कौन थे यहाँ पर? प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास कर रहे थे। अब प्रशासनिक वर्ग में अपन ने देखा था कि ये ऊपरी हिस्से में था और यहाँ पर दुर्ग बने हुए थे, जबकि इसे सामान्य नगर के नाम से जाना गया था। फिर आगे जो चीज आती है कि इस नगर का नियोजन में और कौन सी चीजें की गई, तो अपन ने पढ़ा कि जो पश्चिम और पूर्व के नगर है इनकी सुरक्षा के लिए अपन ने क्या बना दिया? परकोटा बना दिया। भाई कोई भी किला जो आप देखते हो उसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ मिलता कि नहीं मिलता अपने को। तो उसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे भी परकोटे बनाए गए थे। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सामान्य दो भाग है, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था, उसके बीच में भी एक नगर बसा हुआ था। उसे कहा गया था मध्यम नगर। क्या कहा गया उसे? मध्यम नगर। वो कहाँ था? धौलावीरा के अंदर। ये सामान्य सा हड़प्पा का नगर विभाजन था कि दो भागों में मिलता है और उसकी रक्षा प्राचीर और परकोटे बनाए गए थे। केवल कालीबंगा ऐसा था जहां पर नगर और जो ये दुर्ग था इन दोनों का अलग अलग परकोटा बनाया गया था। दोहरी रक्षा प्राचीर और अलग अलग थी दोनों की। दोहरी रक्षा प्राचीर और अलग अलग दोनों के लिए। ये चीज अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। अब जो उसका नगर का स्थापत्य था वो किस प्रकार बसावट की गई थी, तो अभी अपन पढ़ चुके हैं कि दो भाग थे। अब जो इसका नगर है वो कैसा है। सबसे पहली चीज कि इस नगर को उन्होंने दोनों को सड़कें जो है वो कैसी है? समकोण पे काटी गई थी। उसकी जितनी भी सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई मिलती है अपने को। ये अपन देखते हैं तो अपने को कैसा दिखाई देता है? एक चेस बोर्ड के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चेस बोर्ड के आकार। तो जो उसका पैटर्न था वो कैसा था? चेस बोर्ड के आकार का, जिसे अपन कहते हैं ग्रिड पैटर्न। शतरंज का खेल खेलते हैं तो जो बोर्ड है सेम इसी के जैसा होता है, जिसमें प्रत्येक हिस्सा है वो एक दूसरे को समकोण पे या 90 डिग्री के कोण पे काटता मिलता है अपने को। फिर जब अपन आगे बढ़ते हैं, चलो ये चीज हो गई अपनी कि अपन वहां पर सड़कें देखी, कॉलोनी के अंदर गए तो सड़कें अपने को कैसे मिलनी चाहिए? एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हुए मिलनी चाहिए। फिर सड़कों की चौड़ाई देखते हैं अपन, जैसे आप देखते हैं कि भाई सड़क अच्छी 30 फुट की है या 40 फुट चौड़ी है या नहीं है। तो उस वक्त की सड़कों की जब बात करें तो
अपने को 10 मीटर चौड़ी तक सड़क वहां पर मिली थी। अब जैसे ही आगे अपन बढ़े, भाई अपने को पसंद आ गई, सड़कें ठीक है, फिर अपन क्या देखेंगे, सीवरेज देखेंगे कि भाई सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है। अब जो हड़प्पा में सीवरेज डाली गई थी या जो सीवरेज की नालियां थी वो कैसी थी, उस वक्त जो नालियां डाली गई, अब नालियों के लिए उन्होंने क्या किया, देखो जैसे ये मान लो नगर है, अब इस नगर की मुख्य सड़क है, ये क्या है, मुख्य सड़क, और इसके पीछे मकान बने हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज कि प्रत्येक घर के जो गंदा पानी है, गंदे पानी के निकलने के लिए उन्होंने छोटी नालियां बनाई, और उन नालियों को जोड़ते हुए मुख्य जो सड़क थी उस पर पक्की सीवरेज की नालियां बनाई थी। और उनके लिए सबसे बड़ी चीज, जैसे सीवरेज हॉल नहीं होते जहां साफ सफाई की जा सके, उन्होंने वो व्यवस्था भी की कि भाई यदि कहीं पे डट जाए वो या उसका ब्लॉकेज आ जाए तो उससे वहां पर साफ सफाई भी की जा सके। अब घरों से जो कचरा निकल रहा था उसको, और नालियां जो बनी वो सब पक्की नालियां बनी। कैसी नालियां बनाई गई थी, पक्की नालियां। कारण क्या था कि अगर कच्ची बनाई जाएगी तो पानी जब लगातार बहेगा तो बिखर जाएगी नाली, उस पर सुरक्षा नहीं हो सकती। तो उन्होंने पक्की नालियों का इस्तेमाल किया जिसपे पत्थर के द्वारा सुरक्षा की गई। तो ये वहां की जल संरक्षण और साफ सफाई क्या है, जल संरक्षण और साफ सफाई की स्वच्छता कैसे की जा सकती है, कैसे स्वच्छ रखे जा सकते हैं नगर, ये चीज अपन वहां से सीख सकते हैं कि किस प्रकार स्वच्छता की जा सकती है। आज अपन देखते हैं कि चारों तरफ कूड़ा करकट है, गंदगी, सीवरेज है, वो ओवरफ्लो होते हैं, लेकिन वहां पर किस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से ये चीजें की गई थी। जैसे ही अपन आगे बढ़े, सीवरेज हो गया, अपने अपन ने सड़क देख ली कि भाई सड़क ठीक है, सीवरेज भी ठीक है। अब जल के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरी चीज देखते हैं भाई पाइपलाइन है कि नहीं है, पानी आवे कि नहीं आवे, पानी उठे, तो अब वहां पर पानी की कराओ। तो अब पानी के लिए उस वक्त क्या व्यवस्था की गई कि भाई जैसे ही उन्होंने एक मान लो ये भूखंड है या घर बनाएंगे अभी अपन वहां पर, तो प्रत्येक घर के लिए उन्होंने क्या किया, जल संरक्षण के लिए कुएं की व्यवस्था की कि वहां पर पानी के लिए क्या हो, कुआं हो। अपन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में अधिकांश जगहों से अपने क्या मिलते हैं, कुएं मिलते हैं, जो अपने जल संरक्षण को दर्शा रहा है। किसको दर्शाता है, जल संरक्षण को। अपन ने धौलावीरा के बारे में पढ़ा था जहां से अपने को कृत्रिम जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए थे। धौलावीरा पढ़ा था ना अपन ने पहले, तो उसमें पढ़ा था ना कि भाई जल संरक्षण होता है, वहां पर कृत्रिम जलाशय मिलता है अपने को। ये चीज किसको दर्शा रही थी, जल संरक्षण। अब जैसे ही आगे अपन बढ़े कि अपना जल हो गया, अब अपने बनाएंगे मकान, वहां पर प्लॉट ले लिया, पसंद आ गई कॉलोनी मान लो अपने को, या अपने को जो सोसाइटी है वो पसंद आ गई। अब अपन देखेंगे वहां पर अच्छा मकान, कि अब मकान बनाए अपन, तो वहां पर मकान अपना कैसे बनाएंगे। जब भी अपन मकान बनाएंगे तो मकान कैसा होना चाहिए अपना, वो देखते हैं कि अपना मकान कैसा हो। तो सबसे पहले मान लो, अभी भी आपने देखा होगा कि सबसे अच्छे मकान है वो गाँव में बनते हैं। आपकी नजरों में अपन शहर में आ गए तो लगता है कि भाई शहर के आलीशान मकान मकान है, लेकिन जो असली जीवन है वो गांव का जीवन है। कारण देखो, सबसे पहले अपन गांव में कोई भी मकान बनाते हैं, या जो अपने प्राचीन मकान बने हुए हैं गांव में आज भी, वो कैसे हैं। देखा होगा कि आपने बीचों बीच क्या है, खुला सा आंगन है, जो बीच में एकदम अपने भूखंड के, उसके चारों तरफ अपन क्या बनाते हैं, कमरे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, रसोई बनाते हैं कि नहीं बनाते। जैसे मान लो ये अपने कमरे हो गए, फिर अपन स्नान घर बनाते हैं कि नहीं बनाते वहां पर। फिर जो पहले अपन, आपने देखा होगा कि धांधरी कोठी जिन्हें कहते हैं, धांधरी कोठी बनावता कि नहीं बनावता, हाड़ जिन्हें मारवाड़ी में कहवे, कहीं कहवे हाड़, वो भी अपन वहां पर बना रहे थे। ये सब चीजें उस वक्त की जो आज भी अपन देखते हैं गांवों के अंदर हड़प्पा के समानांतर मिलती है अपने को। अब देखो आंगन अपन ने बीच में छोड़ दिया, चारों तरफ अपने कमरे हो गए। अब इससे क्या प्राप्त हो रहा है, आंगन के अंदर अपन ने देखा होगा कि अपने घरों में टांके बने होते हैं, जो जल संरक्षण अपने को दर्शा रहा है। अब जो ये कमरे हैं, अब जैसे ही अपन ने इन कमरों के गेट अपने सब कहाँ खुल रहे हैं, आराम से आंगन के अंदर खुल रहे हैं सबके। रसोई का भी खुल रहा है आंगन में, कमरे का भी आंगन में खुल रहा है। इनका फायदा क्या हुआ, आंगन खुला छोड़ने का फायदा क्या है। तो खुला छोड़ने से क्या होगा कि भाई आसानी से अपने को कमरे के अंदर प्रकाश और हवा की व्यवस्था मिल जाएगी। भाई लाइट जाती रहे तो ही, लाइट तो ही को नहीं विन टाइम, तो हमारे वास्ते की तो साधन करना चाहिए एकदम पैक कर दे, वहां हवा कटवाई लाइट कटवाई। तो उस वक्त बीच में क्या कर किया जाता था, खुला छोड़ा जाता था, जिससे क्या हो कि आसानी से हवा और प्रकाश
आ सके। अब शाम का भोजन भी सब अपन गांव में जब देखते हैं कि एकदम सामूहिक रूप से साथ में बैठन करा। अब जो को भोजन है, अब भोजन वास्ते कहीं है बढ़िया चीज कहीं एरिया उठे खुला में आंगन छोड़ियोड़ है। अपन देखते हैं कि गांव में इसका बहुत सारा उपयोग होता है, कि जैसे चवरी जकी मंड है, जिसे अपन यज्ञ हवन कहते हैं, या हवन जो करते हैं उसके लिए भी अपन खुले में करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका भी प्रयोग आंगन में किया जा सकता था। जो भी अपने धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम अगर किए जाए, वो सब कहाँ हो रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम। अब कमरों में से तो होने रहे, तो अपन उसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे, आंगन का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर अपन देखते हैं कि जो अपने आंगन है उसके द्वारा आसानी के साथ अपन एक दूसरे के साथ हताई कर सकते थे, परामर्श एक दूसरे के साथ कर सकते थे। एक जगह हॉल में बैठा आवाज लगाते सब कमरा में जाओते भाई तू आ जा हॉल रे माइना में खानो तैयार है अपन। तो ये जो व्यवस्था है वो अपने को उसके भवन का स्थापत्य या वास्तुकला जिसे अपन कहते हैं वो अपने को वहां से देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हड़प्पा के अंदर आसानी के साथ उपलब्ध थी, वही चीज अपन आज भी अपने समाज के अंदर अपने जीवन के अंदर उपयोग में ला रहे हैं। तो अब अभी अपन ने देख लिया कि भाई वहां पर क्या क्या बना है, धान की कटोरी जिसे हड़प्पा में क्या कहा गया था, अन्नानागार क्या गया जिसे ग्रेनरी कहते हैं इंग्लिश में। फिर अपन देखा स्नानागार भी बनाया था अपन ने। अब मकान अपन बहुमंजिला भी बना रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो के अंदर भी अपने को बहुमंजिला मकान है वो प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीजें अपना एक नगर जो स्थापत्य है या उसका वास्तुकला जिसे अपन कहते हैं वो अपन आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं जो अभी पढ़ा अपन ने पूरा। सबसे पहली चीज अपन ने क्या पढ़ा था, नगर का नियोजन, नगर का विभाजन कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, कि पश्चिम में क्या था पूर्व में क्या था। फिर अपन ने नगर का पैटर्न पढ़ा कि नगर का पैटर्न ग्रिड प्रणाली पे आधारित था। फिर अपन ने सड़कें पढ़ ली कि सड़कें कैसी थी। फिर अपन ने भवन पढ़ा कि भवन कैसे बने थे, कि चबूतरे हैं, बहुमंजिला है, प्रकाश सभा की व्यवस्था है, प्रवेश द्वार कैसे बने थे। फिर जल निकासी के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। अब देखो जल निकासी के लिए जो ईंटें हैं वहां पर, उन ईंटों का माप 4:2:1 में था वहां पर। इमारतें अपन ने पढ़ ली कि भाई इमारतें कौन कौन सी बनाई गई थी या किस प्रकार हड़प्पा के अंदर जो चीजें बनी, भवन बने वो कैसे थे। तो ये हड़प्पा का नगर स्थापत्य रहा। अब अपन आगे पढ़ते हैं हड़प्पा का धार्मिक जीवन, कि हड़प्पा का जो धार्मिक जीवन है वो कैसा था। धार्मिक जीवन का, अब धर्म के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में अपने क्या चीज आती है कि धर्म का स्वरूप कैसा है, धर्म क्या हो सकता है। कि अपन मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, अपन किसी की पूजा पाठ करते हैं तो क्यों करते हैं, या अपने जो आसपास अपन देखते हैं कि सबके पूजा पद्धति, सबके देवी देवता अलग है, कोई रामदेव जी ने पूजा है, कोई गोगो जी ने पूजा है, कोई तेजा जी ने पूजा है, तो कोई शिव जी ने पूजा है, कोई विष्णु भगवान ने पूजा है, तो कोई कृष्ण राधा ने भी पूजा है। तो ये सब क्या है, अलग अलग देवी देवताओं को पूजने के तरीके हैं अपने, सबका अलग अलग विश्वास है, अलग अलग मत है सबका। तो जैसे हड़प्पा का क्या मत था, या हड़प्पा के अंदर धार्मिक जो विशेषताएं हैं, या हड़प्पा का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। तो हड़प्पा के अंदर देखो क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा के अंदर एक तो है मातृदेवी, क्या है, मातृदेवी। फिर अपन एक देखते हैं जल, फिर है पशु पक्षी, क्या है, मातृदेवी, जल और पशु पक्षी। ये सब अपने को कौन सी, क्या इन चीजों से अपने को क्या समझ में आ रहा है, ये चीजें क्या है। तो अपन देखते ही नहीं कह सकते ये सभी की सभी प्रकृति है, प्रकृति से जुड़े हुए है या नहीं है, कि भाई पशु पक्षी भी प्रकृति में रहते हैं, जल भी प्रकृति में रहता है, और मातृदेवी है जो जॉन मार्शल ने क्या बताया था कि एक गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, उसी की तुलना मातृदेवी से की थी। तो ये सब चीज अपने को क्या दिखाई दे रहा है, प्रकृति दिखाई दे रही है। अब अपन ने प्रकृति की पूजा कर ली, माँ की पूजा कर ली, तो जब माँ की पूजा कर ली तो फिर पिता की भी पूजा करनी पड़ेगी, पिता को पीछे कैसे रख सकते हैं। तो वहां पर अपने को पशुपति के रूप में शिव मिलते हैं, देवों के देव महादेव। तो उस वक्त जो थे वो पशुपति के रूप में थे, क्योंकि पशु पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपन माँ की पूजा कर रहे हैं तो पिता के साथ आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आ गया, पशुपति शिव आ गया। अब जैसे ही पशुपति शिव अपने साथ आए, अब अपन ने शिव की पूजा भी वहां पर कर ली, माँ की भी पूजा कर ली। जब माँ और पिता है तो संतान आएंगे, तो अपन ने जैसे ही संतान आई तो अपन ने क्या कर लिया, योनि की पूजा। योनि किसको दर्शा रही है, उर्वरता को।
किसको दर्शाती है? उर्वरता को दर्शाती है। अब जैसे ही पशुपति शिव को अपन पूज रहे हैं तो शिव का प्रिय क्या है? लिंग। शिव का प्रिय क्या होता है? लिंग। तो अपन ने किसकी पूजा वहां पर कर ली? लिंग पूजा कर ली। अब देखो ये चीज अपने सामने आ गई कि भाई प्रकृति की पूजा हो गई, शिव की पूजा हो गई, योनि की पूजा कर ली अपन ने, लिंग पूजा कर ली। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि जो जन्मा है तो वो तो मरेगा ही मरेगा, मृत्यु है वो अटल सत्य है। तो अब जैसे ही मरे या मृत्यु प्राप्त हुई अपने को, अब मृत्यु के साथ क्या है कि अब उसका अपन दफनाएंगे कैसे, या उसका संस्कार जो अंतिम संस्कार है वो कैसे किया जाएगा, या उसको लेकर अपना क्या विश्वास है। तो हड़प्पा के अंदर अपन देखते हैं कि जो शव है उसके समाधान करने के 3 तरीके अपने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। एक मिलता है पूर्ण समाधिकरण, और एक मिलता है दहन। ये 3 प्रकार के अपने को वहां पर समाधान करने के तरीके मिलते हैं। अब दहन में क्या होता है ये तो अपन सब जानते ही है कि उस शव को जला देना पूर्ण तरीके से। समाधिकरण का मतलब क्या है? सब जानते हैं, समाधि या कब्र खोद के उसको अंदर दफना देना। आंशिक समाधान में क्या होता है? आंशिक समाधान में क्या है कि जो शव है उसको खुले में पहले छोड़ देते हैं, पशु पक्षी जितना खाए खा ले, और जो बचे उसको दफना देते हैं। तो ये चीज क्या है? 3 प्रकार के वहां पर समाधिकरण मिलता है। अब देखो समाधिकरण में जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग चीजें अपने को प्राप्त हो रही है कि जब जैसे ही शव को दफनाया अपन ने, उसके साथ क्या पशु को दफनाया गया है, या किसी और आभूषण डाला गया है, या कोई कपड़े वगैरह डाले गए, तो अपना कोई जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि अगले जन्म में वो ही हमें प्राप्त वापस हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई ये है तो हमारा हमें वापस मिल जाए। तो ये चीज अपने को क्या दर्शाती है कि पुनर्जन्म हो, उसका क्या हो? पुनर्जन्म हो। तो पुनर्जन्म करने के लिए वहां पर जादू टोने भी किए गए थे कि भाई शव के साथ कुत्ते को दफना दिया, बकरी को भी दफना दिया, आभूषण दफना दिए गए थे, कपड़े दफना दिए गए। तो ये सब चीजें क्या दर्शा रही है अपने को? इन चीजों से अपने को क्या मिल रहा था? पुनर्जन्म। क्या मिल रहा है वहां से अपने को? पुनर्जन्म के प्रमाण प्राप्त हो रहे थे। पुनर्जन्म के साथ साथ अपन देखते हैं कि वहां पर ये जब पुनर्जन्म के लिए काम करेंगे अपन, उसके साथ दफनाएंगे कुछ चीजें, तो वो अपने क्या दर्शा रही है कि अपन वहां क्या कर रहे हैं? जादू टोना कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अपने को क्या दर्शा रही है कि उनका विश्वास जो धर्म को लेकर था वो कैसा रहा। ये जो चीजें अपन आगे देखते हैं तो यही चीजें आज भी अपने जीवन में करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे कोई चौराहे पे जाता है तो लोटो रिकेडो मिले कि नहीं मिले, जिसमें लाल कपड़ो बांध दो बहन खनू नहीं निकलनो। तो ये सब ताबीज जो अपन गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ये सब क्या है? अपन वहीं से सीखते हुए आ रहे हैं कि कुछ जो चीजें हैं वो अपने को बुरी नजर से बचाती है। ये सब चीजें जो है हड़प्पा के धार्मिक विश्वास को लेकर अपने को आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन आज तो अपन मंदिरों में पूजते हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या हड़प्पा में ऐसी चीजें थी? तो हड़प्पा के अंदर मंदिर को लेकर कोई विशेष प्रमाण अपने को प्राप्त नहीं होते हैं। तो हड़प्पा के अंदर एक चीज याद रखनी है कि मंदिर है उसके प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। हड़प्पा में क्या नहीं है? मंदिर के प्रमाण है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो बाकी सभी चीजें जो आज भी अपन देखते हैं वो हड़प्पा से ली गई थी। अब इतनी सारी जो चीजें अपन ने पढ़ी कि अपन ने प्रकृति की भी पूजा कर ली, लिंग की भी पूजा कर ली, योनि की भी पूजा की, पशुपति शिव की भी पूजा की, ये सब क्या है? अलग अलग देव है या नहीं है? तो जब अलग अलग देवताओं को अपन पूजते हैं तो उसे अपन कहते हैं बहुदेववाद। उसे क्या कहते हैं? बहुदेववाद। बहुदेववाद। तो हड़प्पा की जब धार्मिक विशेषताएं अपन पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि हड़प्पा का धार्मिक विश्वास है वो कैसा है? बहुदेववाद का है। कारण क्या है वो अपन ने अभी समझ लिया कि किस प्रकार वहां पर अलग अलग देवों की पूजा है वो की जाती है। अब इसको अपन एक पूरा समराइज कर लेते हैं वापस। तो ये हड़प्पा का धार्मिक जीवन जो अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई विश्वास है वो किस प्रकार चलता है। बहुदेववाद के रूप में मातृदेवी की पूजा की अपन ने, पशुपति शिव की पूजा की, लिंग पूजा की अपन ने, योनि की पूजा अपन करते हैं, वहां से बलि की भी पूजा मिलती है अपने को, और एक क्या है? प्रतीक पूजा। अब बलि पूजा और प्रतीक पूजा क्या है वो समझते हैं। भाई बलि पूजा का मतलब क्या है कि जो अपने पशु थे, अब उन पशुओं की सुरक्षा के लिए या अपन देव थे उनको खुश करने के लिए, जैसे आज भी अपन मन्नत मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? भाई भगवान मारा वो काम हो तो मैं आप प्रसाद चढ़ाऊं। तो पहला कहीं हो तो कि बलि के रूप में भी भगवान को खुश करने का प्रयास किया जा रहा था। तो वहां पर अपने को बलि के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं।
दूसरा है प्रतीक पूजा। प्रतीक पूजा का मतलब होता है कि किसी भी चीज को प्रतीक के रूप में कैसे पूजा गया। जैसे अपन अपना गृह प्रवेश होता है या अपन जो मकान बनाते हैं या कोई नया शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले शुभ लाभ लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसे अपन कहते हैं प्रतीक पूजा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी अपने को हड़प्पा से स्वास्थ्य का जो चिन्ह है उसकी पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो अपने विश्वास हड़प्पा के उसको बता रहा था। अब उसके बाद प्रकृति पूजा आती है। तो प्रकृति पूजा में मातृदेवी की पूजा की, जल की पूजा की, वृक्ष की पूजा की और पशु पक्षी की पूजा उन्होंने वहां से की थी। उसके बाद जो अगला है पुनर्जन्म, अपन ने पढ़ ही लिया कि पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, समाधान है वो किस प्रकार वहां पर किया गया था। मंदिर वहां पर है नहीं, यज्ञ वेदियां और जादू टोना। अब यज्ञ वेद्या है वो क्या है? यज्ञ वेद्यों का मतलब है कि अग्निकुंड जो है वो अपने को वहां से प्राप्त होते हैं कि ईश्वर की आराधना को लेकर या उनके धर्म के विश्वास को लेकर उन्होंने जो कार्य किया वो किस प्रकार रहा। तो काली अग्निवेदी है वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त होती है। अधिकांश जो है वो कहां से हुई थी? कालीबंगा से। तो ये था हड़प्पा का धार्मिक विश्वास। इन सभी चीजों के आधार पर अपन हड़प्पा के धार्मिक जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगला अपन पढ़ते हैं हड़प्पा का आर्थिक जीवन। कि हड़प्पा का जो आर्थिक जीवन है वो कैसा है। आर्थिक जीवन शब्द सुनते ही अपने दिमाग में क्या आता है कि अपन अपना जीवन है वो कैसे निर्वाह करते हैं, अपना जो आजीविका का साधन है वो क्या हो सकता है। तो आजीविका के लिए अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं। आज भी जो आपने देखा होगा कि जो भारत है वो अपना अधिकांश अर्थव्यवस्था है वो कैसे चला रहा है। भाई आदमी किन तरीकों उपयोग कमाई, ठीक है, आप जो जीवन करी। दो चीजें या तीन चीज अपन देखते हैं कि एक तो क्या है, सबसे ज्यादा अपन भारत में किस पर निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। खेती करा नहीं करा, सब खेती हो गई। दूसरा क्या है? पशुपालन। और तीसरा होता है व्यापार। तो इन तीन चीजों के आधार पर व्यक्ति क्या है अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जैसे सबसे पहली चीज अपन पढ़ते हैं खेती, या जिसे अपन कहते हैं कृषि। क्या है? कृषि। अब जैसे ही कृषि शब्द आया अपने दिमाग के अंदर, तो कृषि शब्द आते ही अपने दिमाग के अंदर क्या होगा? अपन को खेती करनी है। खेती करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? तो सबसे पहले खेती करने के लिए क्या होना चाहिए? अपने पास खेत होना चाहिए कि भाई खेती कटे कराना। तो हड़प्पा से अपने को खेतों के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। जमीन है वो वहां से मिली है। अब जैसे ही खेत अपने पास आ गया, अब खेत आने के बाद दूसरी चीज क्या होगी कि भाई पानी है, कि बारिश का पानी है या सिंचाई का पानी है। तो इसके बिना फसल उत्पादन करना संभव नहीं है। तो अब जो कृषि है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो कहाँ है? नदियों के किनारे। कहाँ थी? नदियों के किनारे। अब ये नदी कौन सी है? तो अपन ने कहा था सिंधु घाटी। कौन सी थी? सिंधु नदी घाटी के। अब नदी में क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है। बाढ़ के द्वारा जो अपन को पता है कि मृदा आती है उसे किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से। तो अपने ये चीज यहाँ हो गई कि अपने वहां उर्वरता है वो अत्यधिक मिली अपने को। उर्वरता क्या है वहां पर? जलोढ़ मृदा ही सबसे ज्यादा उर्वरक होती है, ये अपने को पता है। अब खेत आ गया अपने पास, सिंचाई, तो वहां पर सिंचाई के प्रमाण एकमात्र नहर है वो सोरटूगाई से प्राप्त हुए थे। ये चीज अपन ने पहले देख रखी है। अब जैसे ही अपने पास जमीन है वो उपजाऊ है, अब उपजाऊ जमीन को अपने को वहां से फसल बोनी है और पैदावार लेनी है। तो अपन क्या करेंगे? अपने को कृषि के लिए क्या चाहिए? औजार चाहिए। क्या चाहिए? औजार चाहिए। अब औजार है वो क्या है? हल और फावड़ा। ये कृषि के लिए सबसे जरूरी चीज है कि भाई बोने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हल की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो हल है उसमें एक लकड़ी के हल का प्रमाण अपने को प्राप्त होता है कालीबंगा से, और जुते हुए खेत के भी प्रमाण अपने को कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। जुते हुए खेत कहां से हुए थे? तो कालीबंगा से। अब अपने पास औजार भी आ गए। बाकी अधिकांश औजार अपने को हड़प्पा से प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि वो अधिकांश पाषाण निर्मित और लकड़ी से बनाए गए थे, तो नष्ट हो चुके थे। अब जो अगली चीज है, भाई औजार भी आ गए, अब फसल कौन सी बोएंगे अपन? तो वहां पर 9 प्रकार की अपने को फसलें हैं वो प्राप्त होती है।
जिसमें जैसे बाजरा है, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, राई है, मटर है, ये फसलें अपन वहां से प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ जो चीजें थी वो क्या थी, हड़प्पा में कृषि के ऊपर व्यक्ति का जीवन है वो किस प्रकार निर्भर रहा था। अब जैसे ही अपन ने कृषि कर ली, तो खेत हो, फसल हो, तो चारों हो, तो अब चारों तो कौन खाई, तो अपन उसके लिए क्या रखेंगे, पशु रखेंगे। भाई दूध दही भी चाहिए आते रहे वहां जाने, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, अपने पास पशु आवश्यक है। तो जब जैसे ही पशु आए अपने पास, तो अपन पशु को पालेंगे, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम दे दिया, पशुपालन। तो हड़प्पा में अब कौन कौन से पशु अपने को मिलते हैं, तो हड़प्पा के अंदर जो पशु अपने को मिले, जैसे वहां से अपने को वृषभ मिलता है, वहां से घोड़ा मिला, घोड़े के सॉरी प्रमाण वहां से प्राप्त नहीं होते हैं, वहां से भेड़ है, बकरी है, हाथी है, इन सभी चीजों के अपने को वहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब देखो वहां से एक रहस्यमय बात यह है कि गाय के कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन वृषभ के अधिकांश मूर्तियों पर चित्रण क्या हुआ मिलता है अपने को। तो ये हड़प्पा का पशुपालन समाज था वहां का। अब जो हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता थी, या हड़प्पा की विश्व भर में जो पहचान थी, वो किस आधार पे थी, तो वो था हड़प्पा का व्यापार। वो क्या है, हड़प्पा का व्यापार। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि अपन व्यापार कैसे करेंगे, व्यापार करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए। तो आज अपन देखते हैं कि व्यापार करते हैं तो सबसे व्यापार किस में होता है, अपने का मुद्रा में होता है। अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भी सामान या वस्तु आदान प्रदान करनी है अपने को, तो अपन उसका मूल्य चुका के कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं। तो उस वक्त जो माध्यम था वो क्या था, उस वक्त व्यापार करने का जो माध्यम है वो क्या है, वस्तु विनिमय। वो क्या है, वस्तु विनिमय। मुद्रा का प्रसार वहां से अपने को नहीं प्राप्त होता है, मुद्रा का प्रसार वहां से नहीं मिला अपने को। अधिकांश जो व्यापार किया गया वो वस्तु विनिमय के द्वारा वहां पर किया जा रहा था। अब हड़प्पा का जो व्यापार था, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो था उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। वो क्या है उसका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, आयात और निर्यात के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आवागमन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है वो किस प्रकार हड़प्पा से अपने को प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। तो कुछ जो चीजें अपन व्यापार करना चाहते हैं, तो उसका व्यापार का क्या प्रमाण होगा कि ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, या व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। तो अपन देखते हैं कि एक तो अपने जो मुहरे हैं, क्या है, मुहरे, इनके द्वारा अपन एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यापार का प्रमाण प्राप्त करते हैं। जैसे लोथल से अपने को फारस की मुहर प्राप्त होती है। फारस की मुहर वो कहां से प्राप्त हुई थी, लोथल से। उसके आधार पर अपन ने कहा था कि ये जो व्यापार है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। जो मोहरें हड़प्पा के अंदर बनाई गई थी वो बेलनाकार अपने को मोहरें कालीबंगा से प्राप्त होती है। तो अपन ने कहा था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां से भी उस तरह की बेलनाकार मोहरें हैं वो प्राप्त हुई। इस आधार पे अपन ने कहा था कि हड़प्पा का जो व्यापार है वो कैसा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, बेलनाकार मोहरें। फिर जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा से जो सुमेरियन जो सभ्यता थी, उस सुमेरियन सभ्यता में एक शब्द आता है मेलुह। क्या शब्द आता है, मेलुह, जिसे कहा गया नाविकों का देश। क्या कहा गया था, नाविकों का देश। अब इस नाविकों का देश या मेलुआ जो शब्द था, इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी, हड़प्पा सभ्यता से। किससे की थी, हड़प्पा सभ्यता से। तो इस हड़प्पा सभ्यता के ये कुछ जो चीजें थी वो उसके व्यापार को दर्शाती है कि उनका व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के जो भारतीय स्थल थे उन स्थलों के साथ साथ विदेशी स्थल जो मेसोपोटामिया है या सुमेरियन जो सभ्यता थी उसके साथ भी किया जा रहा था। ये हड़प्पा की सबसे सर्वोत्तम विशेषता या हड़प्पा के उत्थान का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही रहा कि उसका व्यापार है वो दूसरे देशों के साथ भी प्रचुर मात्रा में रहा था। अब अपन एक बार इसकी पूरी समराइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या चीज पढ़ी है। तो ये है हड़प्पा का आर्थिक जीवन कि सबसे पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी, कृषि। उसका हड़प्पा का मुख्य आधार क्या है जीवन यापन का,
कृषि था। कृषि में अपन ने देखा कि हल और फावड़े वहां से प्राप्त नहीं होते हैं। जुते हुए खेत है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कालीबंगा से प्राप्त होता है। उर्वरता का क्या कारण था, तो अपन ने कहा था कि भाई सिंधु नदी घाटी के बीच स्थित थी, लगातार बाढ़ वहां आ रही थी। तो बाढ़ के कारण क्या होता है कि जलोढ़ मृदा अपने को प्राप्त होती रहती है, तो उससे क्या होगा कि पैदावार अच्छी होगी। फिर अपन ने वहां पढ़ा कि फसल है वो कौन कौन सी है, तो वहां से 9 प्रकार की फसलें अपने को प्राप्त हुई। जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, राई तिल है, मटर है, कपास है, चावल है और बाजरा है। तो ये कुछ जो चीजें थी वो क्या है, कृषि। फिर अपन ने पशुपालन के बारे में पढ़ लिया था कि पशुपालन में अपन कौन कौन से पशुओं का वहां पालन कर रहे थे। उसके बाद है व्यापार। तो व्यापार में अभी अपन ने पढ़ाई था कि माध्यम क्या है, वस्तु विनिमय है, मुद्रा वहां पर थी नहीं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या था, तो फारस से मुहरें हैं वो अपने को प्राप्त हुई। लोथल से बेलनाकार मुहर है वो कालीबंगा से प्राप्त होती है। सुमेरियन अभिलेख है वो मेलुआ शब्द मिलता है, जिसे नाविकों के देश से तुलना की गई तो कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता है। फिर जो व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र है वो क्या है, उसका बंदरगाह है। तो अब हड़प्पा के जो अपन पुरातात्विक अवशेष या जो उसके पुरातात्विक स्थल अपन ने पढ़े थे, उसके अंदर अपन ने देखा था कि कौन कौन से तटों पे या कौन सी नदियों के किनारे जो प्रमुख स्थल स्थित थे वो कौन कौन से रहे। जैसे लोथल है, धोलावीरा हो गया, सुरकोटड़ा है, बालाकोट है। ये सब प्रमुख बंदरगाहों के रूप में जाने गए, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हड़प्पा का था या बाह्य व्यापार जिसे कहा गया, उसके द्वारा सुसज्जित वहां पर रहे। अब इसके बाद जब व्यापार आ गया अपने साथ, अब जब व्यापार है तो अपन व्यापार कौन कौन सी वस्तुओं का करेंगे, कि कुछ वस्तुएं होगी जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, और कुछ ऐसी होगी जो अपने यहाँ पे नहीं है तो अपने को दूसरों से लेके आनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। तो आयात और निर्यात जिसे अपन कहते हैं, वो वस्तुएं कौन कौन सी रही थी वहां पर। तो अब अपन जो अगली अगली चीज देखते हैं वो है हड़प्पा का आयातित और निर्यातित वस्तुएं, कि वहां पर कौन कौन सी वस्तुएं अपने को प्राप्त होती है। जैसे ही अपन आगे देखेंगे कि हड़प्पा के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो आयातित और निर्यातित है, कि जैसे टिन है, वो टिन और चांदी जो है वो कहाँ से आई थी। सोना है वो कहाँ से आ रहा था। सैलखड़ी है वो कहाँ से आई। फिरोजा मणि जो है वो कहाँ से आती है। हरित मणि है वो कहाँ से आती है। लाजवर्दी मणि है वो कहाँ से आती है। तो ये उनके प्रमुख स्थल है, वो सीधा आप याद कर सकते हो कि भाई राजस्थान से कहाँ से कौन सी चीज जा रही थी, या बलूचिस्तान से कौन सी है, अफगानिस्तान से कौन सी है, दक्षिण भारत से है वो कौन सी चीज अपने को प्राप्त हो रही थी। तो ये सीधी चीजें हैं वो अपने को याद करनी होती है कि भाई टिन और चांदी है वो ईरान अफगानिस्तान से प्राप्त हो रही है। तांबा है वो खेतड़ी और बलूचिस्तान से है। सोना है वो ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त हो रहा है, दक्षिण भारत से प्राप्त हो रहा था। लाजवर्दी मणि है वो बदक्सो से प्राप्त हो रहा था, मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ था। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो बार बार परीक्षा में पूछी गई है या सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है लाजवर्द मणि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लाजवर्द मणि है वो बदक्सा और मेसोपोटामिया दो स्थल है वहां से अपने को आयात किया जा रहा था इन चीजों से। उसके बाद सैलखड़ी है वो राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जा रहा था। फिरोजा मणि है वो ईरान से की जा रही थी। नील मणि है वो महाराष्ट्र से की जा रही थी, और हरित मणि है वो मध्य एशिया से की जा रही थी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे एक चार्ट के रूप में आपको याद करना है कि भाई आयातित जो वस्तु है वो कौन सी है, और जो निर्यातित वस्तुएं है वो कौन सी है, कि कपास, वस्त्र, मनके और ताम्र और कांस्य जो सामग्री है वो कहाँ से अपने को कौन से देशों को भेजी जा रही थी। इस चार्ट को अपने को याद करना है सीधा सा कि भाई आयातित वस्तुएं कौन सी थी और निर्यातित वस्तुएं कौन सी थी। तो आप एक बार इसका अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट आप सबने। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि हड़प्पा के अंदर जो उद्योग है वो किस प्रकार थे। तो उद्योग शब्द सुनते ही अपने दिमाग में आता है कि भाई अपन कौन कौन सा धंधा कर सकते हैं। तो हड़प्पा के अंदर अपन अगर देखें उस वक्त कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हो सकती है, कि उस वक्त क्या क्या व्यापार के साधन हो सकते हैं, अपन कौन कौन सा काम कर सकते हैं। या अपने पास सबसे पहली चीज आती है, कोई भी फैक्ट्री अपन खोलना चाहें तो सबसे पहली चीज क्या सोचते हैं कि भाई अपने पास कच्चा माल कौन सा है। पर्याप्त मात्रा में अगर अपने पास कोई कच्चा माल होगा तो अपन कोई भी उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। अब उस वक्त जो अपने पास बहुमूल्य चीजें थी या जो अपने पास कच्चा माल था वो कौन कौन सा था। अब उस वक्त अपन देखते हैं कि अपने पास कौन कौन सी चीजें हैं वो थी। तो जैसे अपने पास उस वक्त एक तो कपास खूब था अपने पास, ठीक है। उसके अलावा अपने पास क्या था, फिर अपने पास आता है जो मणि है,
या जिसे अपन पत्थर कहते हैं कीमती, वो अपने पास खूब थे। फिर अपने पास जो मृद भांड है, जिसे मिट्टी कहते हैं अपन, जिसे मृद भांड बनते हैं मिट्टी, ये चीजें कच्चे माल के रूप में अपने पास पर्याप्त मात्रा में थी। अब इनसे अपन कौन कौन से उद्योग स्थापित कर सकते हैं कि अपन आसानी के साथ कोई नई चीज तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कपास जो अपने पास था, उससे अपन ने कौन सा उद्योग खोल लिया? सूती वस्त्र उद्योग। अपना कौन सा हो गया? सूती वस्त्र उद्योग हो गया। जो अपने पास पत्थर थे या जो मिट्टियां थी, उससे अपन क्या काम कर सकते हैं? तो उससे अपन ने क्या बनाना शुरू कर दिया? मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? मूर्तियां बनाना। तो सबसे बड़ी चीज जो हड़प्पा से अपन देखते हैं, वो क्या प्राप्त हो रही थी अपने को? मूर्तियां प्राप्त होती है। खूब सारी अलग अलग स्थानों से मूर्तियां है वो प्राप्त हुई। अब मूर्तियों में किससे बनी थी? तो अपन ने कहा कि भाई पत्थर से भी बनी हुई प्राप्त होती है, धातु से बनी हुई प्राप्त होती है, और मिट्टी से बनी हुई प्राप्त होती है। तो ये तो अपना मूर्तियों का उद्योग हो गया। फिर अपन जो मनके हैं, क्या है? मनके, ये सबसे बड़े कारखाने अपने को वहां से मिलते हैं। जो कीमती पत्थर है उससे जो जादू टोना वगैरह अपन ने पढ़ा था ना, भाई ताबीज वगैरह जो बनाए जाते थे, वो किसके थे? सारे तो वो मनकों से बनाए गए थे। तो इस प्रकार वहां पर अपन देखते हैं कि मनके जो उद्योग है, वो भी पर्याप्त मात्रा में अपने को वहां से मिलते हैं। फिर जो अगली चीज अपने सामने आती है, वो क्या है? कि जो मूरें हैं वो किससे बनाई गई थी? तो अधिकांश जो मूरें थी वो सैल खड़ी से बनी हुई मिलती है, जो मिट्टी होती है। अब ये चीज अपन देख सकते हैं कि अपने कौन कौन से उद्योग वहां पर हो गए। अब जैसे ही अपने पास उद्योग आ गया, तो अब फैक्ट्री तो हस्तशिल्प वहां पर ज्यादा था, फैक्ट्रियां तो थी नहीं वहां पर। तो हस्तशिल्प जो उत्पादन है, जिसे अपन हस्त उद्योग कहते हैं, सारे के सारे उसी प्रकार के थे वहां पर। अब इनका हिसाब किताब कैसे रखेंगे? भाई व्यापार करने तो हिसाब किताब तो रखना ही पड़ी। तो हिसाब किताब रखने वास्ते कहीं है लिपि है। अपन हिसाब किताब रखा कि नहीं रखा? लेखा जोखा जिन्हें कहवे। अब जो लेखा जोखा है, उस वक्त अपन कैसे लिख सकते हैं? उस वक्त जो लिपि है, क्या वो लिपि आज पढ़ चुके हैं अपन? तो उस वक्त की जो लिपि थी, वो अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए। अधिकांश जो उसकी लिपि थी, वो कैसी थी? चित्रात्मक लिपि है, जिसे अपन कहते हैं भाव चित्रात्मक, या केवल अपन उसके भाव देख सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे। तो उसकी जो लिपि थी, लिपि का लिखने का प्रकार कैसा था? जैसे अपन आज कैसे लिख रहे हैं, बाएं ओर से दाएं ओर चलते हैं अपन तो, जबकि वो कैसे चलती थी? उल्टी चलती थी, दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं। अब उसका वो पढ़ क्यों नहीं पाए? तो उसके चित्र या जो उसके अक्षर थे, जैसे अपन आज लिखते हैं, तो अपन तो एक सुव्यवस्थित तरीके से लिख रहे हैं क, लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी अक्षर बना लिया। अब इसका अपने को कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस चीज को बता रहा है। उस वक्त अधिकांश जो है लिपि, वो अलग अलग संकेत के द्वारा प्रदर्शित की गई थी वहां पर। अब जो मोहरें हो गई अपने, मूर्तियां हो गई, उद्योग हो गए, तो इस प्रकार वहां पर अपन देखते हैं कि व्यापार करने के अलग अलग साधन अपनाए गए थे। कौन कौन से उद्योग धंधे थे? अब माप प्रणाली अगला आता है। माप प्रणाली, अब जो अपना धंधा कर रहे हैं कि कोई सामग्री बेचनी है अपने को, तो वो कैसे बेच सकते हैं अपन? तो माप प्रणाली अपन वहां पर जो है वो दो प्रकार से थी। एक तो थी वहां पर दशमलव पद्धति में। दशमलव पद्धति क्या होती है? दशमलव पद्धति का मतलब क्या है कि अपन गणित के अंदर पढ़ते कि नहीं पढ़ते? स्थानीय मान। जैसे कोई चीज अपन ने लिखी, जैसे मान लो 101 लिखी मैंने, तो इसका ये पहला अक्षर क्या है? इकाई का अंक है। दूसरा क्या है? सैकड़ा, दाई का है। और तीसरा क्या है? सैकड़ा है। अब जो दशमलव पद्धति है, वो क्या कहती है कि किसी भी स्थान है, उसका भाग या दशमलव में किस प्रकार अपन लिख सकते हैं, या उसका 100 से, या गुणांक के अंदर कैसे लिख सकते हैं, या 10 के गुणांक में कैसे लिख सकते हैं, या 1000 के गुणांक में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो वहां पर इस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई थी सामान को खरीदने और बेचने के लिए। फिर दूसरी जो जो वजन है, बाट प्रणाली है। जैसे अपन आज कहते हैं ना कि भाई 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। तो उस वक्त की जो प्रणाली थी, या उस वक्त की जो माप था, वो कैसा था? तो उस वक्त 16 के गुणज में चलते थे। कितना गुणज में चलता? 16 गुणज में। जैसे 16, 32, 48, 64, ये उस वक्त की माप प्रणाली थी कि जो भी वजन होगा वो इस प्रकार था कि भाई 16 है, फिर 32 का होगा, फिर 64 का होगा, फिर 48 का होगा। लेकिन जो आज अपन देखते हैं, वाट अपान कितना है? 100 ग्राम रो,
फिर 200 ग्राम का, 250 ग्राम पाव जिन्हें कहा, फिर आधो किलो 500 ग्राम, फिर किलो 1000 ग्राम। ये आज अपनी माप प्रणाली अपन इससे मापते हैं, लेकिन उस वक्त का जो माप था वो कैसा था? 16 के गुणज में था, 32 के गुणज में था, 64 के गुणज में था, 48 है उस गुणज में था। तो ये हड़प्पा का कुल मिला के अपन देखते हैं कि उसके व्यापार करने के जो तरीके हैं वो किस प्रकार थे। अब इसको एक अपन पूरा समराइज कर लेते हैं कि ये चीज कैसे थी। अभी तक अपन ने जो आयात और निर्यात के वस्तु के केंद्र थे वो अपन ने पढ़ लिए थे कि अधिकांश टीन, चांदी, तांबा, सोना वगैरह कहाँ से आता है। जैसा सोना है वो दक्षिण भारत है, तो आपने वो केजीएफ वाली फिल्म देखी होगी जिसमें गोल्ड माइंस है, जो अपनी कोलार माइंस जो है वो सबसे ज्यादा सोना देती है, तो वो कहाँ है? दक्षिण भारत के अंदर है। खेतड़ी अपने आज भी प्रसिद्ध है, वो पूरे भारत के अंदर, वो किस लिए थी? तांबे के लिए, तो तांबा वहां से आ रहा था। तो ये जो स्थल है वो अलग अलग आयातित वस्तु है वो अपन याद कर सकते हैं कि भाई कौन सी कहाँ से मिली। फिर अब आगे आता है उद्योग। तो उद्योग कौन कौन से थे वो अभी अपन ने पढ़े ही हैं कि भाई सूती वस्त्र उद्योग है वो वहां पर विकसित अवस्था में था। तो कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से था, हड़प्पा से था और लोथल से था। इसको याद रख सकते हो, HLM, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। वहां से अपने को प्रमाण प्राप्त होता है कि जैसे मोहनजोदड़ो से अपने को एक सूत का वस्त्र है वो प्राप्त, सूती वस्त्र है वो प्राप्त हुआ था, तो अपन ने कहा कि भाई वहां पर सूती वस्त्र उद्योग परिपक्व अवस्था में रहा होगा। फिर जो सबसे बड़ी और फेमस चीज जो है वो है कार्नेलियन मन का। जो मन का उद्योग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि कार्नेलियन जो मन का है उसका कारखाना कहाँ पर अपने को प्राप्त होता है? तो वो था चंदूदड़ो के अंदर। फिर वहां पर सीप और जो मोती उद्योग है वो विकसित अवस्था में अपने को मिले, जैसे लोथल से था। संघ का शिल्प मिलता है। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है मूर्ति निर्माण, की भाई मूर्ति है वो कैसे बनी हुई थी? तो मूर्ति पत्थरों से बनी है, धातु की थी, मिट्टी की थी। जैसे पत्थर मूर्ति अपने को मोहनजोदड़ो से पद्मासन अवस्था में जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ से थी? हड़प्पा से थी मूर्ति का। फिर अपन ने धातु की काष्ठ निर्मित हड़प्पा की नर्तक की मूर्ति देखी थी। फिर मिट्टी है, जो मार्शल ने कहा था कि माता देवी की जो मूर्ति प्राप्त होती है हड़प्पा से, तो ये सब मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई थी। अभी आपने 2025 वाला जो यूपीएससी का पेपर देखा होगा, तो उसमें जीके में एक हिस्ट्री में सवाल आ रखा था कि भाई हड़प्पा के अंदर मूर्ति कला या इसका मूर्ति कला जो है उसको आप समझाइए कि मूर्ति कैसे वहां पर बनी हुई थी। तो ये चीज अपन मूर्ति में वहां पर समझा सकते हैं कि भाई मूर्ति है वो किन चीजों से बनी थी? पत्थर से बनी है, धातु से बनी और मिट्टी से बनी हुई थी। अब उसके उदाहरण में दे सकते हैं कि भाई पत्थर की मूर्ति है वो कौन सी थी, धातु की कौन सी थी और मिट्टी की मूर्ति कौन सी थी। फिर अपन इसमें ये चीज समझा सकते थे कि भाई जो मूर्ति है उसके द्वारा अपन कौन सी चीज प्रदर्शित करते हैं कि भाई उसका आर्थिक व्यापार में वो किस प्रकार जीवन यापन लोग करते हैं। फिर अपन उसका धार्मिक जीवन को लेकर समझा सकते थे कि पत्थर की मूर्ति थी तो अपन ने कहा था कि वो पशुपति शिव की मूर्ति है वहां पर। हड़प्पा में से जो अपने को मातृ देवी की मूर्ति मिली तो अपन प्रकृति की पूजा को लेकर उसको संबोधित कर सकते थे। तो इस प्रकार अपन उस चीज को लिख सकते हैं। फिर जो आगे आता है वो है मृदभांड। मृदभांड का मतलब है कि जो बर्तन है मिट्टी के वो कैसे बनाए जाते थे, जो कुम्हार के बर्तन जो बनाते हैं वो किस प्रकार वहां पर रहे होंगे। तो वहां पर दो प्रकार से मिट्टी राजा का बर्तन है घड़ा, वो कैसे बनाए जा सकते हैं? तो एक तो चाक पे बनते हैं और दूसरा हाथ से भी बनाए जा सकते हैं। अब जो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो हड़प्पा के मृदभांड है वो उनका कलर है वो कैसा है? तो वो है ब्लैक ऑन रेड, कि भाई उस पे लाल रंग का लाल रंग के बनाए गए थे, उसके ऊपर धारी और काले लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग की धारियां हैं वो उकेरी गई थी, तो उन्हें कहा जाता है ब्लैक ऑन रेड। ये थे उनके मृदभांड। उसके बाद जो लेख युक्त मृदभांड है वो अपने को हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपन इन हड़प्पा की मृदभांड और उनके उद्योगों को लेकर बात कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने आगे पढ़ा था कि हड़प्पा के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी माप तोल प्रणाली है वो कैसी थी, जो अभी अपन ने पूरा पढ़ा था कि भाई हड़प्पा में दशमलव पद्धति पे आधारित था, 16 के अनुपात में जो अपने को प्राप्त होते हैं। फिर जो दो तीन प्रसिद्ध स्केल प्राप्त हुई थी वहां से वो कौन कौन सी है? जैसे सीप का स्केल है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, हाथीदांत का स्केल है वो लोथल से प्राप्त होता है, मिट्टी का स्केल है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये चीजें तीन
चार फेमस चीज है वो अलग अलग एक प्रकार की है, तो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है कि भाई कौन सा स्केल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। फिर अगला है लिपि। तो लिपि कैसी थी, तो अपन ने पढ़ ही लिया कि भाव चित्रात्मक लिपि है, पढ़ी नहीं जा सकी, दाएं से बाएं लिखी गई। सबसे ज्यादा जो संकेत मिले वो किसके थे, मछली के आकार के थे। और एक सबसे बड़ा जो वहां से अभिलेख मिलता है उस पे कितने चिन्ह है, तो उस पे 26 चिन्ह है वो अंकित किए गए थे। मोहरें हैं वो कैसी है, तो अधिकांश जो मोहरें हैं वो कैसी है, वर्गाकार आकार में। वहां पर अलग अलग प्रकार की मिलती है, जैसे वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, वर्गाकार है। मैक्सिमम लेख युक्त जो मोहरें अपने को प्राप्त होती है वो है हड़प्पा से। और बिना लेख युक्त जो मोहर है वो कहाँ से थी, मोहनजोदड़ो से थी। अब ये मोहरें किससे बनाई गई थी, तो ये मोहरें थी सैलखड़ी से बनी हुई, जिसपे पीपल का वृक्ष का सर्वाधिक अंकन मिलता है और एक मिलता है एक श्रृंगी वृषभ का। तो ये हड़प्पा का कुल मिला के पूरा आर्थिक जीवन है जो अभी अपन ने पढ़ा है। अब उसके बाद आगे आता है हड़प्पा का सामाजिक जीवन, कि हड़प्पा का जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार रहा। सामाजिक जीवन जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपने समाज की बात आती है कि अपन अपना जो समाज है वो कैसा है, कि भाई समाज में माता जेरी बत्ती हाल है, पिता जेरी बत्ती हाल है, माता शतात्मक है या पितृ शतात्मक है। तो फिर अपन देखते हैं कि अपने जो विवाह की पद्धति है वो किस प्रकार रही है, या फिर अपन देखते हैं कि दास प्रथा है या नहीं है, देव जो अपन कहते हैं श्रमिक व्यवस्था है वो कैसी है। फिर अपन देखते हैं कि समाज के अंदर भेदभाव है वो किस प्रकार है, क्या आर्थिक आधार पे किया जा रहा है या सामाजिक आधार पे किया जा रहा है। ऊंच नीच जिन आप मारवाड़ी में कहवा कि वो अलग बैठेला वो अलग बैठेला, तो क्या ये चीज हड़प्पा के अंदर भी थी या नहीं थी। तो ये चीज हड़प्पा में जब अपन देखते हैं ना कि भाई हड़प्पा का नगर विभाजन अपन ने जब पढ़ा कि एक तरफ पश्चिम और एक तरफ पूर्व था, तो अपन ने देखा था ना कि पश्चिम के अंदर है वो प्रशासनिक वर्ग के लोग रह रहे थे, जबकि पूर्व के अंदर कौन थे, सामान्य वर्ग के लोग रह रहे थे। तो ये चीज कैसे क्या दर्शाती है कि उनमें भी आर्थिक विभाजन के आधार पर विभेद किया हुआ था, कि वो अपने आप को प्रशासनिक वर्ग के जो लोग थे वो अलग मानते थे अपने को, और जो सामान्य वर्ग के लोग है वो अलग रह रहे थे। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि हड़प्पा के अंदर भी विभाजन था वहां पर। फिर अपन एक चीज देखते हैं कि जो अपन प्रशासनिक वर्ग पढ़ा अपन ने और सामान्य वर्ग के लोग पढ़े कि वहां पर कौन कौन से थे, तो वो हड़प्पा के समाज को दर्शा रहा है कि वहां पर कौन कौन सी वर्ग है वो रहे। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि भाई वहां पर यज्ञ वगैरह हो रहे थे, तो ब्राह्मण वगैरह हो सकते हैं, क्षत्रिय वगैरह हो सकते हैं वहां पर। फिर अपन ने कहा था कि भाई अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, तो वो किसको दर्शा रहा था, व्यापारियों को दर्शा रहा था। जैसे वहां अलग अलग पैसे भी लोग वहां पर रह रहे थे, जैसे कृषक थे, कुमार थे, अलग अलग काम वहां पर हो रहे थे, तो ये उनके समाज को दर्शाता है। तो ये कुल मिला के अपन हड़प्पा के सामाजिक जीवन को देख सकते हैं कि वहां किस प्रकार समाज रहा था। तो ये चीज अपने को दर्शाती है हड़प्पा के समाज के जीवन को। तो वहां पर सबसे पहली चीज क्या है, मातृ सत्तात्मकता। कारण क्या है कि अधिकांश हड़प्पा से अपने को जो मृण मूर्तियां प्राप्त होती है या मूर्य प्राप्त होती है, उनपे किस चीज की मूर्तियां वो प्राप्त हुई, तो माता की प्राप्त होती है। तो कहा गया कि हड़प्पा का जो जीवन है वो कैसा है, मातृ सत्तात्मक जीवन है। फिर दूसरी चीज है आर्थिक विभेदन। तो आर्थिक विभेदन नगरों के विभाजन के आधार पर अपन ने कहा कि एक तरफ पश्चिम में लोग हैं, एक तरफ पूर्व में लोग रहते, तो उनके बीच निश्चित तौर पर विभाजन प्राप्त होता है। फिर देवदासी प्रथा वहां से प्राप्त होती है। और फिर एक सौंदर्य प्रसाधन जो है कि लोग वहां पर किस प्रकार अपना जीवन खुश रखने के लिए जी रहे थे, कि भाई लिपस्टिक का प्रयोग वहां से प्राप्त होता है, आभूषण के प्रयोग वहां से अपने को प्राप्त होते हैं, मृण मूर्तियां वो प्राप्त होती है कि लोग सुंदर वहां पर, जैसे कांस्य की नृत्य की मूर्ति जो प्राप्त होती है, उस आधार पे अपन कहते हैं कि किस प्रकार लोग अपना मनोरंजन है या एक आर्थिक जो जीवन था उनका किस प्रकार एक दूसरे से अलग करें, वो वहां पर आसानी के साथ देखा गया था। तो ये था हड़प्पा का सामाजिक जीवन। बाकी अपन ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर अपन ने कंप्लीट जो है वो चीजें पढ़ ली थी। अब इसमें जो एक दो चीजें आती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो लगातार दूर होते हुए भी उनकी विशेषताएं काफी हद तक मिलती जुलती है। तो जो पिगट महोदय है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा, एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां। क्या कहा था, जुड़वा राजधानी। किसे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और राजस्थान के अंदर कालीबंगा है जिसे दशरथ शर्मा ने क्या कहा, तीसरी राजधानी। हड़प्पा साम्राज्य की जो तीसरी राजधानी है वो क्या है,
कालीबंगा। तो इस प्रकार अपने जो हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हड़प्पा के अंदर कुछ जो चीजें ऐसी मानी गई कि हड़प्पा का क्या संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है या नहीं होती है, तो उसमें अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे होती है। तो कहा गया कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो सकती है, कि वहां पर जो वैदिक युग के अंदर इंद्र का प्रभाव बढ़ता है, उस इंद्र के प्रभाव के कारण हड़प्पा सभ्यता है वो नष्ट हो सकती है। या जो सर्वमान्य मत माना गया है वो है कि हड़प्पा का जो आसपास का क्षेत्र है वो जलवायु परिवर्तन और बाढ़ के कारण हो सकता है नष्ट हो गया हो।